डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो श्रीलंका और बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाने के बाद अब जेनजी जो है नेपाल में भी तख्ता पलट करवाने में सफल रहा है। क्या है ये जेनजी, क्यों ये लगातार जो है देशों में सरकारों को बदल रहा है, क्या इस तरह की कोई संभावना भारत में भी दिख रही है, क्या इसको लेकर हम लोगों को भी तैयारी अभी से करनी होगी, और इस तरह का जो ये आंदोलन है इसका एक्चुअल में उद्देश्य क्या है, ये लोग क्या चाहते हैं, है ना। इसको लेकर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से बात करने की कोशिश करेंगे। कहां से ये चीजें शुरू होती हैं और किस तरह से इनका भविष्य हम लोग देख सकते हैं, बहुत गहराई से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये आज के जो युवा हैं जो करप्शन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जो भाई भतीजावाद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जो किसी कोटा सिस्टम के अगेंस्ट हैं, ये उस तरह के लोगों का एक ग्रुप है। आप लोग सबसे पहले यहां पर देखेंगे, कुछ जनरेशन मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और बाकी जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक जनरेशन थी 1946 से लेकर 1964 तक, जिसको बेबी बूमर्स बोलते थे। ये लोग हार्ड वर्किंग होते थे, वैल्यू सिस्टम इनके पास होता था, ट्रेडिशनल मीडिया उस समय जो है पुरानी फिल्में में आप लोग देख सकते हो। तो इन लोगों का दौर जो रहा है, करंट एज अब उनकी जो है 61 से 70 हो चुकी है ना। इससे पहले वाली जनरेशन को 1945 या 46 से पहले वाली जनरेशन को साइलेंट जनरेशन बोलते थे। वो लोग काफी ज्यादा एक्टिव चीजों को लेकर नहीं दिखते थे। जनरेशन एक्स जो है ये 1965 से लेकर 1980 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, जिनकी अभी उम्र जो है 45 से 60 के बीच में है, ये लोग इंडिपेंडेंट हैं, है ना, थोड़ा अनुकूल होते हैं, जल्दी चीजों को हैंडल कर लेते हैं, है ना, और लाइफ को लेकर इनका अनुभव जो है काफी अच्छा खासा होता है। फिर अगर जनरेशन वाई की हम लोग बात करें, ये 1981 से लेकर 1996 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, इनकी उम्र अभी जो है 29 से लेकर 44 के बीच में है। टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ा तैयार हो रहे हैं, वैल्यूज सिस्टम अभी भी इनके अंदर बचा हुआ है, सोशली थोड़ा सा चीजों को लेकर एक्टिव रहते हैं। और यहां पर आकर ये थोड़ा सा इन लोगों को अभी भी ऑफलाइन लाइफ जो है रिमेंबर है ना। अभी भी आप लोग सुनते होंगे, कई लोग बात करते हैं कि 90s का एक दौर था जब जो है किस तरीके से जो है फिल्में आती थी, और एक दौर याद करते थे कि उस समय सारा परिवार मिलके रहता था। तो ये वही उन्हीं लोगों का एक ग्रुप है। जनरेशन जेड की अगर हम लोग जेड की बात करें, ये वो लोग हैं जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है। याद रखेंगे, इसका एक दो साल का ऊपर नीचे भी कहानी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने इसकी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन दी, बट ये सबसे सटीक डेफिनेशन है तो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। ये लोग थोड़ा सा डिजिटल तरीके से नेटिव्स हैं, शॉर्ट अटेंशन चाहते हैं, ये सोशल और एनवायरमेंटली अवेयर हैं, है ना, थोड़ा सा ऑथेंटिक कंटेंट के पीछे ये लोग जाने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप समझ सकते हैं कि 1997 से लेकर 2012 के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है, वो थोड़ा सा अपने आप को यंग मानते हैं। उनका जो चीजों को लेकर थोड़ा बर्दाश्त करने की क्षमता उनका पहले की तुलना में थोड़ी सी कम है। जनरेशन अल्फा है जो 2013 से लेकर अब तक जितने बच्चे पैदा हुए हैं, जिनकी उम्र जो है अभी 12 साल से कम है, ये वो लोग हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पैदा हो रहे हैं। ये स्मार्ट डिवाइसेस को लेकर ऑलरेडी चीजों को लेकर जानते हैं, टेक्नोलॉजी पर ज्यादा से ज्यादा डिपेंड ये लोग हैं, है ना। तो अल्फा को लेकर बात नहीं करनी है अभी, क्योंकि ये वाला जो जनरेशन है ये सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहा है, इसको लेकर हम लोगों को चीजों को समझना है। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि श्रीलंका के अंदर भी चीजें खराब हुई थी। क्या इशू था वहां पर? वहां के लोग भी जो थे बेरोजगारी को लेकर खुश नहीं थे, वहां के लोग जो थे सरकार के कामों को लेकर खुश नहीं थे। उन लोगों ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया और सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई कि वहां के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा, वहां पे सरकार जो है तख्ता पलट हुआ। अगर बात ये, जैसे वहां के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने रिजाइन किया था। फिर अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पिछले साल की ही बात है जब बांग्लादेश में जो है तख्ता पलट हुआ। वहां पे क्या मैटर था, वहां की सरकार ने कोटा सिस्टम को लागू किया था, एक हिसाब से आरक्षण को लेकर मैटर था, लेकिन वहां की जनता ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उनको लगा आरक्षण के माध्यम से सरकार अपने चहीते लोगों को सिस्टम में या नौकरियों पर बिठाना चाहती है। आम पब्लिक के साथ बहुत गलत हो रहा है, भ्रष्टाचार को लेकर लोग खुश नहीं थे, तो इन लोगों ने बड़े स्तर पर वहां पर भी विरोध प्रदर्शन किया। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी कि शेख हसीना को एकदम देश छोड़कर भागना पड़ा था। भारत आई थी, फिर उसके बाद उनका पता नहीं है कि अभी वो कहां रह रही है ना। तो कहीं ना कहीं पे सिचुएशन वहां पर खराब है, और वहां पर अंतरिम सरकार का वहां की जनता ने जो है जनरेशन जो थी
जिसकी हम लोगों ने बात की है, वहां पर उन्होंने वहां की अंतरिम सरकार को जो है रेडी किया, और वो कहीं ना कहीं पे भारत सरकार के अगेंस्ट जाती है। मोहम्मद यूनुस जो हैं वहां पर अंतरिम सरकार के प्रमुख। अब बात जो है, यही सेम मैटर जो है अब नेपाल में हुआ है। नेपाल को लेकर हम लोगों ने थोड़ी सी पहले भी बात की है। पिछले साल नेपाल में एक विरोध हुआ, जो लोग वहां की जनता चाहती थी कि नेपाल में राजशाही फिर से लौटे, नेपाल में राजतंत्र फिर से लौटे, क्योंकि नेपाल में लगभग 16 सालों में 13 से ज्यादा सरकारें बदल चुकी हैं। नेपाल की सरकारों में स्थिरता देखने को नहीं मिल रही है ना। अगर सरकार ही स्टेबल नहीं होगी तो इसका मतलब लोकतंत्र का मॉडल सफल नहीं हो पा रहा है, और लोकतंत्र का मॉडल जब तक सफल नहीं होगा, कोई भी व्यवस्था प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगी, तो युवाओं के साथ चीजें बेहतर नहीं रहेंगी। युवाओं के रोजगार को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके करियर को लेकर सरकार बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएगी। वो विरोध थमा ही था कि नेपाल में अब जो है सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है ना। कहीं ना कहीं पे सरकार चाहती थी कि युवाओं के विरोध को काउंटर किया जा सके। सरकार ने जो आर्गुमेंट दिया, वहां पर केपी ओली की सरकार थी, उन्होंने वहां पर आर्गुमेंट दिया कि ये जो प्लेटफॉर्म हैं, इन लोगों ने टैक्स नहीं पे किया है, इसलिए सरकार ने बैन लगाया है। लेकिन आपको पता है कि कारण कुछ और था, और जैसे ही सरकार ने ये डिसीजन लिया, एकदम से जो है प्रदर्शनकारी उसी जनरेशन के जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, ये लोग सड़कों पर उतर आए। एकदम से ये इन्होंने नेपाली संसद को घेरने की कोशिश की, पीएम आवास को जला दिया, राष्ट्रपति के आवास को जला दिया, और इतनी क्रिटिकल कंडीशन वहां पर क्रिएट कर दी कि नेपाल की सेना को उतरना पड़ा। पुलिस के साथ बहुत ज्यादा जो है टकराव देखने को मिला, 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की हालत खराब है। ऐसी सिचुएशन में वहां के, जैसे मैंने आपको बताया, जो काफी प्रमुख पद रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, उनको मारा पीटा गया, उनकी वाइफ की जान चली गई है। ऐसी काफी सारी चीजें वहां पर देखने को मिली, और अंततः वहां पर केपी ओली की जो सरकार है उसने इस्तीफा दे दिया। बहुत सारे मंत्री ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके थे, अब ये देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और नेपाल के जो ये लोग हैं, ये चाहते हैं कि नेपाल के अंदर भ्रष्टाचार अब खत्म होना चाहिए, नेपाल के अंदर भाई भतीजावाद ये फिर से बांग्लादेश के साथ जुड़ रहा है। जैसे वहां पर कोटा सिस्टम के चलते लोगों ने विरोध किया था, अब ये लोग जो हैं भाई भतीजावाद को लेकर विरोध कर रहे हैं कि किसी भी चीज को नेपाल में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और नेपाल में एकदम जो है सिस्टमैटिक तरीके से जॉब्स को नेपाली लोगों को दिया जाना चाहिए, ताकि बेरोजगारी की समस्या नेपाल में पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इवन करप्शन जो है नेपाल की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसलिए भी युवा अब उस चीज को टॉलरेट नहीं करना चाहते हैं। अब बात यह है कि क्या इस तरह की सिचुएशन भारत में कभी क्रिएट हो सकती है, और अगर वो होगी भी तो क्या वो भारत में सफल होगी? थोड़ा सा मैटर को हम लोग यहां पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेपाल के मैटर को मैंने आप लोगों को कल भी बता दिया था। आज भारत के मैटर को थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत में भी समस्याएं अलग नहीं है ना। खुद आप लोग इस चीज को समझते होंगे कि भारत में भी चीजें थोड़ी सी कॉमन है। कैसे कॉमन है, थोड़ा समझिएगा। एक तो भारत में बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसका हल जो है बीजेपी सरकार 2014 से लेकर अब तक नहीं निकाल पाई, है ना, खुद आप लोग जानते हो। दूसरा, क्या भारत में भ्रष्टाचार नहीं है? भारत में भ्रष्टाचार को भी बीजेपी पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर पाई है। लोकपाल जैसी चीजें जो है भारत में धरातल स्तर पर बहुत ज्यादा जो है प्रभावी रूप से क्रियान्वित होती नहीं दिखती। तो क्या भारत में इस तरह का आंदोलन खड़ा हो सकता है? और आपको पता है भारत की जनसंख्या काफी ज्यादा है, 60% से ज्यादा तो भारत की जनसंख्या में यूथ है। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार के लिए कितना मुश्किल होगा चीजों को डील करना। क्योंकि देखो, अगर जैसे मैं कहता हूं ना कि आसपास अगर ये सब खेल चल रहा हो, खुद के घर में भी उस तरह की आग लगने की संभावना होती, लेकिन क्या भारत में ये सफल हो पाएगा? देखो, अगर युवा चाहे, लोग चाहे, तब तो देखो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि भारत में इस तरह की सिचुएशन कभी भी क्रिएट हो। चाहे ये सरकार है, चाहे किसी भी सरकार है, कभी भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। और अगर होती है तो भारत में सिचुएशन यहां तक नहीं बढ़ेगी कि तख्ता पलट वाली संभावना हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि भारत में सेना का बहुत अच्छा लेवल है, आप लोग जानते हो। भारत में पुलिस की ट्रेनिंग या पुलिस का सिस्टम बहुत अच्छा है, और भारत में सरकार भी जो है उतना ज्यादा आप नहीं मान सकते कि उसको लेकर विरोध है लोगों में। हाँ, मैं इतना जरूर हिंट करना चाहूंगा सरकार या सरकार के नुमाइंदों को कि जल्द से जल्द बेरोजगारी की समस्या को लेकर सरकार को काम करना चाहिए। अगर युवा करियर से परेशान है, जिस तरीके से एसएससी का प्रोटेस्ट देखने को मिला, यूपीएससी को लेकर लोग जो है सवाल क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे जो एग्जाम है वो पेपर लीक हो जा रहे हैं, इस तरह की कई सारी समस्याएं हैं जो भारत में युवाओं को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रही हैं। अगर युवा इंपैक्ट होगा तो सेम यही सिचुएशन भारत में क्रिएट होगी। और मैं आपको ये बात तो जरूर कह रहा हूं कि सेना है, ये है, वो है, लेकिन इस चीज को मान के चलिएगा कि जब युवा अपने अग्रेसिव रुख में आता है,
तब कोई सेना, कोई पुलिस उसको रोक नहीं पाती है। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द बेरोजगारी, करप्शन, इन तरह की चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है और इनका एक स्थायी समाधान निकालने की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।